Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's discuss today's session. This is the list that we'll talk about. हम बात करेंगे बेसिकली जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो था उस पर काफ़ी आर्टिकल्स चल रहे हैं डिजिटल बेसिकली कि वी हैव टू कंट्रोल और ये जो ऑब्सीन कंटेंट है इसके रिगार्डिंग हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिए हैं. आज का जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन गैग ऑर्डर्स. अब ये क्या है? दिस टर्मिनोलॉजी इज इन न्यूज़ जो आपसे पूछी जा सकती है और आप अपने मेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं. सो आई गिव यू कंप्लीट पिक्चर. मैं आपको काफ़ी सुप्रीम कोर्ट की पहली वाली जजमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. बट मेक श्योर आप अपने जो आंसर्स हैं वो बहुत ऐसे एक वो होता है ना कि तरीके से लिखना है. तरीके से एज इन जब आपसे पूछा जाता है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे. तो ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल ही एक साइडेड व्यू ले लिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच चला गया, ये थोड़ी होता है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है. ये नहीं है. आपको हमेशा एक मिडल पाथ लेना है, ठीक है, बैलेंस बना के रखना है अपने आंसर्स में. सो विल डिस्कस दैट. जब आएगा आर्टिकल यू विल गेट द कंप्लीट क्लैरिटी. फिर हम इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके बात करेंगे. देयर इज अ कंट्रोवर्सी ओवर इट. तो वो इलेक्टोरल इंटेग्रिटी से आप जोड़ सकते हो. तो जीएस पेपर 2. इंडियन इंडस्ट्री नीड्स इनोवेशन नॉट माइंडलेस टॉयल. तो ये आर्टिकल क्या कहता है विल डिस्कस दैट ऑल्सो. या आप अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्शन से भी लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो. मीन्स में पाक स्ट्रेट के बारे में बात करेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यू विल गेट दैट क्लैरिटी. कमेंट सेक्शन आपके पास है. आपके जो भी फीडबैक्स हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. श्रीराम IAS हैज़ बिन सर्विंग द नेशन सिंस 1985. जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग प्रीलिम्स की, तो उनके लिए तो देयर इज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है टेकन बाय आवर फैकल्टी. मिस्टर मयंक भारद्वाज सर हैं जो आपके साथ लाइव इंटरैक्ट करते हैं और टॉपिक वाइज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं. साथ ही साथ जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो श्रीराम IAS हैज़ बॉट दिस UPSC फाउंडेशन कोर्स फॉर यू, जिसमें आपको एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. करंट अफेयर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थीमेटिक सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप, हर एक चीज़ है. नंबर्स कॉन्टैक्ट स्क्रीन्स पर आपको दिख रहा होगा. आप कॉल करना, यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की. हाल ही IFC ने डिसाइड किया है अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन अ प्रपोज $40 million लोन फॉर वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्रोजेक्ट्स इन गुजरात, इंडिया. कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले वो बता देती हूँ ताकि समझ आ जाए आपको. सो IFC ये एक वर्ल्ड बैंक का आप लगा लीजिए पार्ट है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है ये, जिसने डिसाइड किया है नॉट टू प्रोसीड विद द $40 million लोन फॉर वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया. तो IFC पहले तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सपोर्ट आप लगा लीजिए लोन है वो प्रोवाइड करती है टू प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज. Now, what are these waste to energy incineration projects? These are the facilities that burn the waste to generate electricity. आइडिया यही है ना कि आप वेस्ट को कम करें, यू रिड्यूस द वेस्ट एंड यू आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी आउट ऑफ इट. तो IFC was considering giving $40 million to support this project in Gujarat, but IFC has recently changed its decision कि वो अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे. Now, there can be several reasons क्यों विड्रॉ किया. There can be मे बी वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल रिस्क को लेकर हो. दे माइट हैव न्यू रूल्स. ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है दैट आई एम शेयरिंग विद यू. कुछ एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं कि और दे हैव दिस ऑपोजिशन फ्रॉम द कम्युनिटीज़ में. हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने क्यों विड्रॉ किया इस टाइम पे. हम बात क्योंकि दैट इज अ स्पेकुलेशन, मेयर स्पेकुलेशन दैट आई एम डिस्कसिंग. नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इट इज़ अ प्राइवेट लेंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है. कब क्रिएट हुई थी? 1956 के अंदर. टू हेल्प द प्राइवेट बिजनेसेस जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं वहाँ फोकस करते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको फाइनेंसिंग कर देते हैं, फाइनेंस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट, थ्रू लोन्स एंड डायरेक्ट इन लोन देते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं. बट एजेंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि उनका पर्पस क्या है. एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी को एडवाइस लेनी हो ताकि डेवलपमेंट और ज़्यादा हो ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन द नेशन, जहाँ पर मान लो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है बिजनेस के लिए. तो ये सारा जो है IFC का काम है टू एडवाइस द गवर्नमेंट, टू अट्रैक्ट
if IFC encourages other investors also to put into the money into the project, right, by sharing the risk as well. मान लो एक कंपनी को $100 million चाहिए, तो IFC इन्वेस्ट करेगा $20 million. It will help you find other investors also, right? Now the thing is, who controls IFC? So it mobilizes capitals from other lenders as well, from the other investors through loan participants, parallel to the loans and other means that I have discussed. It is owned and governed by its member countries. एक ऐसी कॉरपोरेशन है जहां पर शेयर होल्डर्स जो हैं, दे आर द मेंबर गवर्नमेंट्स दैट प्रोवाइड पेड इन कैपिटल एंड हैव द राइट टू वोट ऑन इट्स मैटर्स. पेड इन कैपिटल क्या होता है? एक टर्म जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है, इसके बारे में बात करते हैं. मान लो एक है राम और एक है श्याम. राम और श्याम ने सोचा कि एक, वो इस टाइम राजेंद्र नगर में पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने मन किया चलो एक ना वो एक कैफ़े खोल लेते हैं, ठीक है. तो राम ने इन्वेस्ट किए 50,000 रुपये, श्याम ने भी 50,000 रुपये लगाए, दोनों 50,000 लेके आए और उन्होंने एक कैफ़े खोल लिया राजेंद्र नगर में, बहुत बढ़िया सा. अब क्या है, जो ये राम और श्याम है, ये एक तरीके से सरकार के लिए, मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, दे आर वन लीगल एंटिटी टुगेदर. और ये जो उन्होंने कैफ़े खोला, दैट इज another one. तो अब ये कैफे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग देम बैक देयर 50K. हालांकि वो फिर बाद में शीट्स में जैसे भी वो दिखता है, बट कहने का मतलब ये है दैट इज दिस पेड अप कैपिटल. अब आपसे पूछा भी, अच्छा आप ना ढूंढना, ये एक स्टैटिक का पार्ट भी है, क्या पेड अप कैपिटल RBI के लिए किस में आती है? उनके लिए एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है, राइट? So do let me know in the comment section. तो coming back to the topic, the president of the World Bank Group जो होते हैं वो IFC के president भी होते हैं और इनका headquarter Washington DC के अंदर है. अगला आर्टिकल आपको ये पार्क स्ट्रेट दिख रही है, इधर तमिलनाडु है और इधर श्रीलंका है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है. 32 fishermen from Tamil Nadu, they were arrested by Sri Lankan Navy personnel on the charges of poaching along this Park Strait. तो in this context we'll talk about मैप बेस्ड आर्टिकल है बेसिकली, जिसमें आप मैप में जरूर देख लेना इसको. मतलब they were illegally fishing in the Park Strait, ऐसे they are accused of. Now Park Strait क्या है? ये पहले ना, मैं आप पिक्चर तो आप बाद में भी देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो पार्क स्ट्रेट क्या है? इट इज़ एन इनलेट ऑफ द बे ऑफ बंगाल बिटवीन साउथ ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न श्रीलंका. मैंने आपको मैप में दिखाया ना, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और इधर श्रीलंका. द सदर्न बाउंड्री में कौन कौन? पंबन आइलैंड आता है, एडम्स ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड मन्नार आइलैंड. जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ऑफ दिस स्ट्रेट उसको पार्क बे भी बोलते हैं. तो ये जिससे सराउंडेड है ऑन द साउथ, इट इज़ बाउंडेड बाय, वो बता दिया. जो नाम है पार्क स्ट्रेट, वो रॉबर्ट पार्क जो मद्रास के गवर्नर रहे 1755 से 1763 में, ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ से नाम पड़ा है. 40 to 85 माइल्स वाइड है, 85 माइल्स लॉन्ग है एंड लेस देन 330 फीट डीप है. इट रिसीव सेवरल रिवर्स, वेगई जो है वो भी है. पोर्ट ऑफ जाफना, द कमर्शियल सेंटर फॉर द नॉर्दर्न श्रीलंका, वो भी यहाँ पर है. ठीक है, ये थोड़े इसमें कुछ समझने का है नहीं, बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं. सैंड बैंक्स और स्मॉल आइलैंड्स की वजह से लार्ज शिप्स यहाँ से इजीली पास थ्रू नहीं कर सकती, तो सिर्फ जो स्मॉल बोट्स हैं, जो वेसल्स हैं, ओनली दे कैन नेविगेट. ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, सी देयर इज अ पॉडकास्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर 2 बेस्ट फैकल्टीज जो भी हॉट बर्निंग इश्यूज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप इन पॉडकास्ट सीरीज से जो वो डिस्कशन करते हैं उनसे पॉइंट्स ले सकते हो, राइट डाउन वेर एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स. वो आपको मेंस में काम आएंगे, इंटरव्यू में भी काम आएंगे. तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं दैट आर आउट, यू कैन रेफर इट. अपार्ट फ्रॉम दीज पॉडकास्ट सीरीज देर आर डिफरेंट करंट अफेयर सेशंस ऑल्सो दैट आर टेकन बाय डिफरेंट फैकल्टीज. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, you will get the notification, have a look over it, you will find it definitely grateful. and फिर उसके बाद तो जब भी सेशन आएगा, आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो you will get the notification and you can see. बहुत बार मैं अब आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो अरेस्ट हुआ, बेसिकली
अरेस्ट नहीं हुआ, जो प्रोटेक्शन दी गई फ्रॉम अरेस्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाबादिया केस, जो जिसके बारे में हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टेक्स्ट इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर जो रिसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। अब आपसे न्यूज़पेपर में तो एग्जाम में ये तो पूछेंगे नहीं कि ये जो फलाना एक XYZ क्वेश्चन था कि ये इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाबादिया कौन से शो में आए थे, 1 2 3 4 5, ऐसे तो नहीं पूछेंगे डेफिनेटली। बट दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू अबाउट द रेगुलेशंस जो ऑनलाइन कंटेंट पे होनी चाहिए। दे विल आस्क यू रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उस पर आपका क्या एनालिसिस है, जो आप अपने आंसर्स में लिखेंगे। एनालिसिस एज इन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आएगा। ऐसे यूपीएससी ने मेंस में अगर आप जाओगे तो पहले सवाल ऐसे पूछे हुए हैं। लेट मी गिव यू हैव अ लुक। 2014 में 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से क्या समझते हो? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? एक और सवाल पूछा उन्होंने, वाई डू द फिल्म्स इन इंडिया दे स्टैंड ऑन अ स्लाइटली डिफरेंट प्लेन फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन? डिस्कस। 2014 में ऐसा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस में यू कैन यूज दिस कंटेंट, ठीक है। 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दे ग्रांटेड टेम्परेरी प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट टू द पॉडकास्टर एंड इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाबादिया। तो 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्फ्लुएंसर हैं रणवीर अलाबादिया को, उनको प्रोटेक्शन दी फ्रॉम अरेस्ट, और जितने भी मल्टीपल FIRs हैं उनको क्लब किया जाए। लेकिन जो बेल की जो कंडीशन हुई उस पर देयर आर डिफरेंट थिंग्स जो हम आज बात करेंगे। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में गैग ऑर्डर जो न्यूज़ में आ रहा है वो क्या है, एक तो पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए। See, gag order on professional work. What is it? Why it is in news? Let's have a look. Supreme Court of India, in various other judgments also, they have repeatedly ruled on gag orders. Gag order basically आप लगा लीजिए speech restriction कह सकते हैं। मतलब इट इज़ अ जुडिशियल एक्शन और इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, हो एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल एक्शन दैट इज टेकन, जहाँ पर आप बेसिकली यू पुट सर्टेन, जब आप ऐसा लगा लीजिए, अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूँ, सो गैग ऑर्डर एक जुडिशियल एक्शन है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जहाँ पर आप किसी इंडिविजुअल को प्रोहिबिट करते हैं कि आप कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इस टाइम पे आप पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक जुडिशियल अप्रोच है टुवर्ड्स स्पीच रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो, क्योंकि अभी वो अपने प्रोफेशन को कैरी आउट नहीं कर सकते, कोई पोस्ट नहीं कर सकते, कोई शो आगे होल्ड नहीं कर सकते फॉर द टाइम भी, राइट। सो गैग ऑर्डर वाली टर्म आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कि इट इज़ यूपीएससी पूछ भी सकती है प्रीलिम्स में कि गैग ऑर्डर क्या है। एक जुडिशियल एक्शन है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है दैट प्रोहिबिट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम मेकिंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली रूल किया है ऑन गैग ऑर्डर्स, जहां पर इंडिविजुअल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एनी पब्लिक स्टेटमेंट, या फिर आप कोई कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकते हैं। अलाबादिया के केस के अंदर, रणवीर अलाबादिया के केस के अंदर, यहाँ पर द वन हु वाज ग्रांटेड दिस इंटरिम रिलीफ फ्रॉम द अरेस्ट, वो तो ठीक है, बट उन्हें बैन किया कि आप अभी कुछ पोस्ट नहीं कर सकते ऑन सोशल मीडिया। सो व्हाट इट इज हाईलाइटिंग, ये हाईलाइट कर रही है जो जुडिशियल अप्रोच है टुवर्ड्स स्पीच रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो क्या वो नहीं जा रहा? दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले वाली जजमेंट्स क्या रही हैं उन पे हम बात करेंगे। आई थिंक बैकग्राउंड सबको पता है कि 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट करी फ्रॉम अरेस्ट टू रणवीर अलाबादिया, एक पॉडकास्टर इन्फ्लुएंसर रहे हैं, मल्टीपल FIRs थी उनके ऊपर, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दी कि ओवरऑल जो FIR थी दैट वाज रिगार्डिंग द ऑब्सीन एंड द एक्सप्लिसिट कंटेंट ऑन द यूट्यूब, राइट। कोर्ट ने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस उन पे इम्पोज करी कि वो अपना कंटेंट नहीं पोस्ट कर सकते सोशल मीडिया पे, और जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता, राइट, ही हैज़ टू उन्हें डायरेक्ट किया गया कि वो अपने पासपोर्ट को भी सरेंडर कर दें। ये जो कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पर आ रही है, जो रिस्ट्रिक्शन उन पे लगाया इस टाइम पे कि वो कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, सो दिस कंट्रोवर्शियल रिस्ट्रिक्शन इट इज़ अ गैग ऑर्डर। टर्म समझ आ गई पहले तो कि गैग ऑर्डर क्या है? दिस रिस्ट्रिक्शन दैट विल डिस्कस अबाउट, इट इज़ अ गैग ऑर्डर, राइट। तो गैग ऑर्डर पता चल गया। अब ऐसे ऑर्डर जैसे सेक्शन 144 है CRPC का, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि आप
फ्रीडम, जो आपका फ्री स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उस पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो फॉर सिक्योरिटी, फॉर पब्लिक ऑर्डर, फॉर मोरालिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खुद की ऐसी सेइंग्स हैं वेयर दे हैव कंसिस्टेंटली रूल्ड कि स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगा रहे हैं, दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, दैट मस्ट बी जस्टिफाइड, राइट। सो दैट इज द थिंग। अब मैं आपके साथ कुछ केसेस भी डिस्कस करूंगी। सो कोर्ट इम्पोज्ड अ गैग ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग हिम कि वो अपने नए कंटेंट को जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता, ही कैन नॉट एयर दैट। लेकिन देर आर वेरियस केसेस। रिहाना फतिमा केस के अंदर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न अ सिमिलर ऑर्डर दैट रिस्ट्रिक्टेड द एक्टिविस्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर व्यूज ऑनलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस रीसेंट ऑर्डर पे काफी क्रिटिसिज्म आया। लीगल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट आपने बैन कर दिया कि वो कुछ पोस्ट नहीं कर सकते इस टाइम पे, दिस बैन इज एक्सेसिव, क्योंकि इस केस में कोई नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पर देयर आर सर्टेन क्रिटिसिजम्स। स्पीच पे बैन लगाना, इट वायलेट्स द सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट्स ऑन द बेल कंडीशंस, राइट। ये अगर ऐसा ऑर्डर आ रहा है तो ये डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, जो उनका फ्री एक्सप्रेशन है ऑनलाइन उसको भी अफेक्ट करेगा, राइट। अगर अलाहाबादिया का जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्शनेबल भी है तो वी हैव आईटी एक्ट, वी हैव मीडिया रेगुलेशंस दैट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लीगल मेजर्स रेदर देन आउटराइटली स्पीच बैन कर देना। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मैं आपको 2022 का एक केस बताती हूँ, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट बेल की कंडीशंस जो हैं दैट मस्ट बी रीजनेबल, वार्निंग अगेंस्ट इम्पोजिंग इम्पॉसिबल और अनजस्टिफाइड रिस्ट्रिक्शंस। जो बेल की अगर आप कंडीशन बेल दिए आपने तो उस पर जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए। कोई ऐसी अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन भी अगर हो रही है तो वो जस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड या इम्पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है कि अलाहाबादिया का जो ऑर्डर आया दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस रूलिंग, क्योंकि आप तो यहाँ पर उनको बेयर कर रहे हो, यू आर बेयरिंग हिम फ्रॉम सोशल मीडिया, जो उनके प्रोफेशन को अफेक्ट करेगा। सो दिस इज दी पिक्चर जो अभी न्यूज़ में आ रही है। फ्यूचर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजिटल स्पीच इन इंडिया। देखो यहाँ पर आप अपने आंसर्स में क्या लिख सकते हो कि करना क्या चाहिए, क्या इससे क्या हो सकता है, ये सारी बातें। कि हमें गैग ऑर्डर्स पे जब आप स्पीच रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो तो उस पर क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए। आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि स्पीच रिस्ट्रिक्शन कब इम्पोज करी जा सकती है एज बेल कंडीशन, ताकि आपके रूलिंग्स में कंसिस्टेंसी हो। You can balance the free speech and legal restriction also. You need to make a balance between the regulation and the speech freedom, government, judiciary, right? Strengthening the legal standards against arbitrary bans. It should be time bound. It should be subject to review also. जो affected parties हैं, they must have the right to challenge the speech की जो restrictions हैं in the court, right? So यहाँ पर there are certain critical questions that are in the news and that we have discussed. चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अपने आप में अगर आप अपने स्टैटिक पार्ट में जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। डेमोक्रेसी के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? जहाँ पर पहले तो आपके पास एक राइट होता है, राइट टू वोट। अब ये राइट टू वोट ऐसा राइट है कि वन वोट की वन वैल्यू है। नो मेट, इसमें कोई वो नहीं है इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नो मैटर योर कास्ट, विच रेस, विच रिलीजन, सेक्स, डजेंट मैटर, वन राइट वन वोट एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू वोट। ताकि आप, अब देखो इतनी बड़ी कंट्री है, इतना बड़ा देश है, हर फैसला, सारे फैसले कैसे लेंगे, डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे, राइट? तो आप कहते हो कि चलो ठीक है मेरी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये डिसीजन लेंगे। तो आपने कहा कि ये मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप वो कैसे कह रहे हो? आप कह रहे हो उससे राइट टू वोट से। तो डेमोक्रेसी का ये एक असेंशियल फीचर है जहाँ पर पीपल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेमोक्रेसी के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट आर, जो सबको कंसल्ट किया जाता है। आप ऐसे लगा लीजिए, है ना? कोई भी डिसीजन ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर्सन ने डिसीजन लिया और वो चलो इम्प्लीमेंट हो गया। देयर इज अ प्रॉपर डिस्कशन। जो सरकार बनती है दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल।
पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देयर इज डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हैं, डिसीजंस में सबकी सुनी जाती है, आपके पास राइट टू वोट है. अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कि कोई लॉ आया है या यू थिंक XYZ, तो वहाँ पर आपके पास राइट है, आप पीसफुल तरीके से बता सकते हैं. यू कैन डेमोस्ट्रेट, स्ट्राइक्स होती हैं XYZ, देयर आर सर्टेन थिंग्स. सो इंडिया उस तरीके से वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. जब मैं यहाँ पर इलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो क्या इलेक्शन इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? अच्छा, आप मान लो कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंट्री X, सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ पर, सिर्फ एक पार्टी है. अब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आना ही उन्हें है. तो क्या वो इलेक्शन है? क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं है. इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर. पहली बात तो इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जहाँ पर यू हैव द चॉइस, तभी वो डेमोक्रेसी है, राइट? सो इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शन कमीशन पे रिलाई करती है ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. हाल में ही देर आर कंसर्न्स जो कि रेस किए गए हैं रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट है उस पर कंसर्न्स हैं, जिससे कि इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो रही है. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से दे आर डिमांडिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड दी बाई पार्टीशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस. सो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, जहां से सवाल पूछा जा सकता है. क्या उनके फंक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कौन सा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द लीगल बैटल दैट इज हैपनिंग. मैं आपको एक पिक्चर दे देती हूँ. ये पता चल गया इलेक्शन कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एक, बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. कितने होते हैं आप मुझे बताइएगा. अब वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल्स को जिस तरीके से अपॉइंट किया जा रहा है दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट आर रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इट्स फेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस. 2015 के अंदर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स दे फाइल्ड अ पेटिशन इन द कोर्ट इसी के रिगार्डिंग. 2018 में there was a larger bench of judges that were hearing that, but hearing was delayed. सुप्रीम कोर्ट की 2023 में रूलिंग आई. 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट made a very important decision. कोर्ट pointed out that for over 70 years कोई एक प्रॉपर लॉ पास नहीं हुआ to regulate the appointment of election commissioners. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्लियामेंट मस्ट पास अ लॉ फॉर दिस, बट वो कभी हुआ ही नहीं. So Supreme Court stepped in. They created a temporary system for appointing the election commissioners. As per the Supreme Court ruling, जो न्यू अपॉइंटमेंट कमेटी थी है उसमें प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ताकि न्यूट्रल, जो एक न्यूट्रल अथॉरिटी रहेगा. तो ये जो बैलेंस सिस्टम होगा, इट वाज मेंट कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा एंड फेयर ओपोनेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है. बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे देयर वाज अ कंट्रोवर्सी. सो एक एक्ट पास हुआ, गवर्नमेंट पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 मॉडिफाइड दैट रूलिंग. तो ये जो नया लॉ है इसने अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेंज किया, तो उसमें सिलेक्शन पैनल में कुछ चेंजेस आए. द एक्ट एक्सक्लूडेड द CJI फ्रॉम द सिलेक्शन पैनल. तो उन्होंने एक न्यू सिलेक्शन कमेटी कॉम्प्रोमाइज करी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिन्हें PM नॉमिनेट करेंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे. लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है कि इट अंडरमाइंस इम्पार्शियलिटी, क्योंकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव होल्ड्स अ मेजॉरिटी इन द सिलेक्शन पैनल, राइट. सो कंट्रोवर्सी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है. ओवरऑल देखो, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट. पीपल नीड टू ट्रस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी. Elections must be conducted freely, fairly, without favoritism. So we need to have a transparent selection process. We should learn from other countries as well. What are the global practices? बाकी देशों में कैसे fairer selection method है, India can follow that best practice also, जो उनको लगता है, right? Public confidence boost होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So ये था पूरा आर्टिकल, बट आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, जो आप अपने लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे. Indian industry leaders are hurting their future by depending too much on cheap labor for growth.
देखो, कुछ कॉरपोरेट लीडर्स ने ऐसा कहा है कि जो इंडियंस हैं उनको जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो और ज़्यादा करने चाहिए और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ उससे और होगा। बट ये आइडिया ये कंसीडर नहीं कर रहा है कि जो इंडियन वर्कर्स अभी जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं उनका क्या, स्पेशली जो इनफॉर्मल जॉब्स में है, जो डेली वेज वर्कर है, जो स्मॉल वेंडर है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर है। दिस इज़ अ कंसर्न। बहुत सी देश में ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डिपेंड करती हैं लो वेज वर्कर्स पे। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। लेकिन 12-12 घंटे काम करना इट डज नॉट मीन कि हायर प्रोडक्टिविटी है। बहुत सी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप 5, 6, 7, 8, 5 से 6 घंटे भी काम कर रहे हैं, बट यू आर प्रोड्यूसिंग मोर। क्यों? क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, दे हैव बेटर वर्क प्लेसेस। सो सी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा घंटे काम करने से नहीं आएगी। रिलाइंग ओनली ऑन, सिर्फ और सिर्फ आप इस पे रिलाई कर रहे हो कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, it may not lead to sustainable development. So we need to focus on skill development. We need to focus on better working conditions, automation. So instead of making the workers work for longer hours, companies should invest in technology. They should train to improve their efficiency, right? As far as informal workforce is concerned, देखो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर मोस्ट वर्कर्स दे डू नॉट हैव स्टेबल्ड और सैलरीड जॉब्स। 2023-24 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से सिर्फ 21.7% वर्कर्स ऐसे हैं दैट हैव सैलरीड जॉब्स। इवन अमंग देम ऑल्सो बहुत से ऐसे हैं दे डू नॉट हैव फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, पेड लीव, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। पहले तो अच्छा, दिक्कत क्या है ज़्यादा घंटे काम करने में? पहले तो ये है कि बहुत से ऐसे मैनुअल लेबरर्स हैं, मोस्ट वर्कर्स दे आर ऑलरेडी वर्किंग टू मच। फैक्ट्रीज के अंदर 11-11, 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे हैं, राइट? अगर आप उन्हें कहो कि और काम करो, दैट इज़ अनफेयर, दैट इज़ एग्जॉस्टिंग। सो अगर आप डेवलप्ड नेशंस में देखोगे तो न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हैव वर्कड मोर एफिशिएंट, राइट? वर्किंग आवर्स शुड बी reduced, but in India that is the opposite case, right? So ये आर्टिकल इस पे होता है ना, रोशनी डाल रहा है। सो ये है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसमें आपका क्या टेक है वो भी आ सकता है। सी, जब हम चीप लेबर की बात करते हैं, इट हेल्प्स बिजनेसेस इन शॉर्ट टर्म, नो डाउट, बट लॉन्ग रन में देखना है हमें। सो लॉन्ग रन में आपको टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोनों चीज़ें होती हैं, स्किल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, right? So this was the whole article. I hope things are clear. Any doubt you can ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to Shriram's IAS. Thank you for giving your wonderful time. All the best. Take care. Happy learning.